जी नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आर बाई योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइव और मैं किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए आपको अगर आप डायलिसिस पे हैं या आपका ट्रांसप्लांट हो गया है। तो दोनों में ही जो प्रोटीन लेने की कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। तो और आप वेजिटेरियन है तो कैसे प्रोटीन लेंगे और नॉन वेजिटेरियन है तो आप प्रोटीन को कैसे मैनेज करेंगे, तो ये इन सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मेरा वीडियो स्टार्ट हो और मैं बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाऊं और भूल जाऊं कि आज मदर्स डे है, तो आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो मदर नहीं है लेकिन तो अपनी मम्मी को विश करिए, क्योंकि है तो बहुत छोटी सी बात लेकिन काफ़ी स्पेशल फील होता है कि अगर कोई कह दे कि हैप्पी मदर्स डे मम्मा, तो मम्मी का भी दिन बन जाता है। और अगर आपके छोटे बेबी हों या बड़े बेबी हों उनको बोलो कि मुझे मदर्स डे विश करो। मैं तो अपने छोटी छोटी बेबी से सुबह बुलवाया था कि हैप्पी मदर्स डे बोलो और एक छोटी सी किसी दे दो, और मैंने अपनी मम्मा को भी विश किया था। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो हम लोग को बहुत छोटी छोटी लगती हैं पर ये किसी का दिन बना सकती हैं, ये इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। और तो हम लोग बात करेंगे प्रोटीन इंटेक कितना लेना है। तो मैं बता दूं कि जब डायलिसिस होती है ना, जब डायलिसिस चलती है तो आपको प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब डायलिसिस होती है तो जो 4 घंटे का टाइम होता है उसमें आपकी बॉडी से सारा फ्लूइड और प्रोटीन निकल जाता है। तो लास्ट टाइम जब मैं डायलिसिस की बात कर रही थी तब मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी थी, जो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। कि जैसे डायलिसिस को लेके बहुत सारे कमेंट्स आए थे उस टाइम डायलिसिस वाले वीडियो पे, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाई थी। तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ कि क्या मतलब कैसे डायलिसिस करानी है। एक लोगों ने जैसे कि बताया था कि उनकी सिस्टर कोई वॉमिटिंग आती है और चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग आती है और उनको हेडेक रहता है। तो कभी कभी उन्हें डर लगता है कि उनकी जो सिस्टर हैं जिनकी डायलिसिस चल रही है कि उन्हें कहीं ब्रेन हैमरेज ना हो जाए। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इस बारे में कि डायलिसिस कैसे करानी है। सभी को नहीं पता होता है, मुझे भी बहुत बाद में समझ में आया था। जैसा कि आप सबको पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है कि मेरी पूरे 6 महीने डायलिसिस चली थी। और पहले तो उसको कोई शेड्यूल भी नहीं होता था। जब भी पहले हॉस्पिटल में ही एडमिट थी, तो जब भी उन लोगों को टाइम होता था तभी मुझे मतलब मेरी डायलिसिस के लिए मुझे बेड समेत उठा के ले जाते थे। और जहाँ डायलिसिस चलती थी वहाँ आईसीयू वगैरह में शिफ्ट कर दिया जाता था। फिर 4 घंटे डायलिसिस चलती रहती थी। तो मैं बता देती हूँ कि कैसे डायलिसिस करानी है। देखिए, सबसे पहले आप चेक करिए कि ज़्यादातर डॉक्टर वेट चेक कराते रहते हैं पर डे का, ठीक है। और अगर आपके डायलिसिस सेंटर पर वेट चेक नहीं कराते हैं या इतनी जानकारी नहीं है आपको कि वेट चेक कराना चाहिए, तो आप प्लीज़ अपने जो आपका पेशेंट है, बहन हो सकती, भाई हो सकता, पति हो सकता, पत्नी हो सकती, जो भी आपका पेशेंट है, आप उसका वेट चेक कराएं, वजन चेक कराएं कि आज का वजन कितना है और कल का वजन कितना है, मतलब वजन कितना बढ़ा। या डायलिसिस ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक चल रही है, मतलब सप्ताह में 3 बार चल रही है या 2 बार चल रही है, तो इन 2 या 3 दिन का जो बीच का गैप है उसमें एक तो इनटेक बहुत लिमिटेड रखना है। जो आपका फ्लूइड इनटेक है उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखना है। जैसे कि किसी को डॉक्टर 500 ml बताते हैं, कोई 1 लीटर पी सकता है। जैसे पहले मैं 400 या 500 ml पर थी, पर बाद में मेरा 1 लीटर हो गया था। तो बहुत बाद में 1 लीटर हुआ था आखिर, कि 1 लीटर में ही मुझे अपनी मेडिसिन लेनी है। और जो भी दाल है, सब्जी है, जो भी लेना है तो वो पूरा 24 घंटे का मिला के 1 लीटर पानी होता था। उसमें ज़्यादातर तो मेडिसिन में ही निकल जाता था। तो जब प्यास लगती थी ना, तो जो एक ढक्कन पानी पिया जाता है ना, एक जरा सा ये बिस्लरी वगैरह की बोतल का जो छोटा सा ढक्कन होता है उसको जरा सा ले लेते थे, गला सूखता था उसके लिए। तो टिप ये रहेगी कि कम से कम बोलें, जिससे कि आपका गला ड्राई ना हो। ड्राई ना हो तो प्यास कम लगेगी। गर्मी ज़्यादा चल रही है
तो कूल वाली जगह पर रहें, जिससे कि एसी या कूलर आपके कमरे का चलता रहे। बाहर कोशिश करें धूप में बाहर ना निकलें, जिससे कि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, पानी पीने का मन करेगा, पानी पी सकते नहीं हो। अगर पी लिया तो इमरजेंसी की सिचुएशन बनेगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने घर वालों को इतना परेशान करने की ज़रूरत है। तो आप क्या है कि ठंडी जगह पर रहें, आराम से अपने घर में रहिए। जब भी डायलिसिस का टाइम आए तो आप जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो उससे आप डायलिसिस कराने जाएं, वापसी में आप घर पे आएँ। तो मैं वजन की बात कर रही थी कि आप अपना वजन चेक करिए कि आज आपका कितना वजन है। मान लीजिए आज आपका 60 किलो वजन है, कल का चेक कीजिए, परसों का, मानो 2 दिन में आपका 62 किलो वजन बढ़ता है। तो जब आप डायलिसिस सेंटर पे जाएंगे वहाँ भी वजन चेक होता है, तो वहाँ मान लो आपका 2 किलो वहाँ भी वजन बढ़ा हुआ निकला। तो आप अपना जो आपकी डायलिसिस करने जा रहा है कैंडिडेट, ठीक है, उसको बोलिए कि मेरा इतना ही वजन बढ़ा है, आपको इतना ही फ्लूइड निकालना है, ठीक है। एक सेट करा जाता है कि वो आपका फ्लूइड मतलब निकालेगा डायलिसिस मशीन से, ठीक है, डायलाइजर बोलते हैं जिसको। तो वो उतना ही फ्लूइड निकाले। अगर वो ज़्यादा निकाल लेगा ना आपकी बॉडी से, तो तब ज़्यादा दिक्कत बढ़ती है, ज़्यादा उल्टी आना, ज़्यादा सिर दर्द होना। और जैसे जैसे डायलिसिस चलती रहती है, जैसे जैसे उसकी टाइमिंग बढ़ती है, जैसे 1.5-2 घंटे के बाद से दिक्कत ज़्यादा बढ़ना चालू होती है। तो उस टाइम आपके पास कुछ चाय, अगर आप चाय अरेंज कर सकते हो वहाँ, जैसे मेरे डायलिसिस सेंटर पे चाय की सुविधा थी। अब किसी जगह थी, किसी जगह नहीं थी। मेरी 2-3 जगह डायलिसिस चली थी टाइम टू टाइम। तो जैसे कि मेरी जब मेदांता मेडिसिटी में चलती थी गुड़गांव में, तो वहाँ नहीं मुझे चाय मिलती थी, उस सेंटर में चाय नहीं मिलती थी। लेकिन मेडी क्लिनिक दिल्ली में जहाँ मेरी डायलिसिस चलती थी वहाँ मुझे प्रॉपर चाय आती थी, क्योंकि कॉफ़ी मुझे मना थी तो कॉफ़ी नहीं आती थी, लेकिन प्रॉपर मुझे चाय आती थी। और उसके साथ में अपना घर से जो खाने के लिए ले जाती थी, जैसे कि रोस्टेड पनीर हुआ, या पनीर की फिलिंग वाला मूंग दाल का चीला हुआ, या सैंडविच हुआ पनीर का। तो जो चीज़ मैं ले जाती थी वो मैं चाय के साथ अपना खा लेती थी, मतलब आराम से खप जाता था। और अब जैसे कि शुगर डाउन होती है, तो शुगर के छोटे छोटे, मैंने पहले भी कहा है, इतने छोटे छोटे पाउच आते हैं, उनको हमेशा अपने साथ रखिए। जैसे कि आपको चक्कर जैसा लग रहा है, नोजिया सा लग रहा है, आप उसको फाड़ो और खा लो। और नहीं तो जो आपकी डायलिसिस कर रहा है उसके पास भी वो शुगर के पाउच होते हैं, आप उनसे कहिए कि मुझे शुगर लो लग रहा है। और अगर आपको बार बार उल्टी आने लगती है ना, और उल्टी में वही झाग झाग जैसा आ रहा है, तो आप वो शुगर की सैसे खा लेंगे 1-2, तो आपको तुरंत रिलैक्स फील होगा। दूसरा कि आपको क्या करना है, डायलिसिस कराने से पहले खा के जाएं, ठीक है, जो भी आपका खाने का मन करे, ठीक है, और खा के जाना है, साथ में लेके जाना है। बीच में जब डायलिसिस बीच में आती है तब आपको ज़रूर, क्योंकि 4 घंटे का टाइम होता है, आप 1.5-2 घंटे बाद ज़रूर खाना खा लें, ठीक है। खाने में आप कुछ भी, जैसे कि मूंग दाल का चीला या पनीर रोस्टेड करके रख लें, या उसमें फिलिंग कर लें, या बेसन का चीला उसमें फिलिंग कर लें, या फिर आप, काफ़ी ऑप्शन बनते हैं। पनीर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, और मूंग दाल में भी प्रोटीन होता है, बेसन में भी प्रोटीन होता है। तो इस वजह से मैं प्रोटीन वाला डाइट आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी आप जो अरेंज कर सकें, रोटी रोल करके ले जा सकते हैं, उसमें पनीर की फिलिंग लगा लें। फिलिंग यही अपना, जैसे कि थोड़ा सा रोस्ट कर लिया पनीर, हल्का सा नमक डाल लिया, थोड़ी मिर्च डाल ली, उसको बीच में लगा लो। ऐसे नहीं घबराया तो थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा प्याज कट करके उसमें डाल लो, थोड़ा सब्जी टाइप की बना के उसमें रोल कर लो, ठीक है, और फिलिंग करके रोल करके अपना रख लो। फिर वहाँ पे आपको खाना है। फिर डायलिसिस जब आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, अगर आपको शुगर डाउन लगती है तो कुछ मीठा रखें, और अगर आपको दूध की सिमई मीठी वाली पसंद है तो आप उसको साथ में ले जा सकते हैं। मतलब ले जाएं, कुछ ना कुछ साथ में ले जाएं। कोशिश करें प्रोटीन वाली चीज़ को ज़रूर अपने साथ
ले जाएं, क्योंकि उसी से ऐसा है ना जैसे बॉडी से सारा प्रोटीन निकल गया, ठीक है, और फ्लूइड भी निकल जाता है, ठीक है। तो बीच में कुछ खाना जरूरी है। अगर आप बीच में नहीं खाते हो तब दिक्कत स्टार्ट होती है, तब आपको ज़्यादा नोजिया फील होगा, डायलिसिस के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी, सिर दर्द भी होगा, ऐसा लगेगा जिस सब कुछ चढ़ा हुआ है, और सिर दर्द होने के साथ में वॉमिटिंग जैसा लगेगा। कभी कभी बहुत सारी वॉमिटिंग आती है, कभी नहीं आती है, कभी फील ही होती है, तो पूरे टाइम फील होती रहती है। तो आप क्या करते, कुछ नहीं खाते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा, खाना तो है ही। मैं तो जहाँ डायलिसिस कराती थी वहाँ थोड़ी डिस्टेंस पे हल्दीराम का शॉप था, तो उसका मुझे ढोकला बहुत पसंद था। तो मैं तो 5-6 पीस ढोकले के ऐसे ही खा जाती थी, मुझे बहुत पसंद था जब किडनी फेलियर टाइम पे, और मुझे नहीं नुकसान करता था। मतलब कोई भी चीज़ है आप खा के देखें पहली बार कि आपको नुकसान कर रही है कि नहीं। अगर नुकसान कर रही है तो उसको दोबारा ना खाएं। अगर कोई चीज़ आपको सूट कर रही है, फ़ायदा कर गई है, तो आप उसको खा सकते हो, ठीक है। ये तो रहा प्रोटीन का, और कैसे डायलिसिस करानी है इसका। पानी का विशेष ध्यान रखें कि इनटेक बहुत कम करना है, बात आपको कम करनी है, ठंडी जगह पे रहना है जिससे कि आपको प्यास कम लगे, और लोगों से बात कम करें, मैसेज वगैरह कर दें, कुछ ज़रूरी बात है तो ऐसे डायरेक्ट कम बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से गला ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ये तो डायलिसिस कराते टाइम का टिप था जब किडनी फेलियर हैं आप, और ऐसा नहीं है कि आपकी ही सिस्टर के साथ प्रॉब्लम है। जब मुझे दिक्कत थी तो मेरी भी फैमिली से लोग कह देते थे कि तुमको ही क्यों दिक्कत होती है, किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत होती, किसी को कोई दिक्कत होती है। रही बात अगर बीपी का प्रॉब्लम चल रहा है, बीपी हाई होता है या लो होता है, तो अपने डॉक्टर को बताइए कि मैं वाइटल्स नॉर्मल नहीं है। वैसे भी डॉक्टर चेक करते रहते हैं वहाँ पे वाइटल्स आपके, और आप खुद थोड़ा जागरूक रहिए। आपको जो भी दिक्कत लगे अपने डॉक्टर को बुलाइए और उनको बोलिए कि हमको ये दिक्कत हो रही है। मूक दर्शक बने मत लेटे रहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा नुकसान करता है। तो आप अपनी दिक्कत खुद अपने डॉक्टर को बताइए, बुला के बताइए। जो नर्सेस होती हैं उनको बताइए कि हमको ऐसा हो रहा है, तो इसको अच्छा ठीक करिए, तो वो लोग उसको ठीक करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा चक्कर सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है, मान लो आपका पेट ही गड़बड़ हो रखा है, तो जो डायलिसिस करते हैं उनको बेझिझक बताइए, वो लोग डायलिसिस रोक देंगे, आपको वॉशरूम तक ले जाएंगे, फ्रेश करवाएंगे, फिर आपको वापस डायलिसिस पे लेके आएंगे, फिर से मशीन जोड़ देंगे और आपकी डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। सबसे कम किस्में अगर आपको परमाकैथ लगा हुआ है तो आपको डायलिसिस कराने में कम प्रॉब्लम आएगी। जिनका ये इधर सेंट्रल लाइन लगती है आईची, ये ज़्यादा दिक्कत करती है। इसमें क्या है, लेटने में भी दिक्कत होती है, करवट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। परमाकैथ आपकी सीधी पड़ी होती है, उससे 2-3 महीने आराम से डायलिसिस हो सकती है, इन्फेक्शन के चांस इतने नहीं रहते हैं। और जो भी परमाकैथ को मतलब साफ करके ऐसे उस जगह को अच्छे से साफ किया जाता है, ठीक है, तो सैनिटाइजर से साफ करते हैं, ठीक है। अगर आपको उस जगह पे जलन महसूस होती है या मतलब सैनिटाइजर क्या है, अल्कोहल ही तो होता है, अगर आपको उस जगह पे जलन महसूस होती है और काफ़ी दिक्कत लगती है, तो आप जो साफ कर रहा है उसको बोलिए कि हमको ऐसी दिक्कत लगती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा ही मतलब नॉर्मली तो सैनिटाइजर से साफ करते हैं ना, लेकिन आप अपनी दिक्कत बताएंगे तो वो ना डिस्टिल्ड वाटर से भी क्लीन कर देते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन के चांस नहीं रहते। और जो आपको दर्द वगैरह हो रहा है, इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, वो बंद हो जाती है। तो आपको क्या करना है, खुद बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, तभी आप अच्छे से अपनी डायलिसिस करा सकते हैं और बिना बहुत ज़्यादा बीमारी होए। अब ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं या वॉमिटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आपकी छोटी मोटी दवाइयों से चीज़ें नहीं ठीक होंगी। जैसे कि लूज मोशन हो रहे हैं तो आप सोचो कि बिजी लेग से चले जाएंगे या इकोनॉम्स में ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको 2-3 लूज मोशन हुए हैं तो उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यूसली
या लूज मोशन चल रहा है, 8-10 हो गए हैं और बंद ही नहीं हो रहे हैं, तो आप तुरंत इमरजेंसी में जाके एडमिट होइए। ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं होती है। मेरी बिल्कुल ठीक नहीं होती थी, दिन से रात हो जाती थी, फिर रात में जाके मुझे एडमिट होना पड़ता था। फिर वो कई चीज़ 2-4-5 दिन में जब हॉस्पिटल में पड़े रहते थे तब जाके ठीक होती थी। एक बार अगर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई तो वॉमिटिंग नहीं रुकती थी, भले ही आपका झाग आ रहा है, लेकिन वो नहीं सही होता है। आप सोचो ऑनडेम खा के सही हो जाएगा, वो नहीं ठीक होता है जब तक आप इमरजेंसी में एडमिट नहीं होते हैं। वो लोग बहुत सारी मेडिसिन डालते हैं, तब जाके कहीं हम लोग ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि किडनी आपकी ख़राब हो चुकी हैं, वो वर्क नहीं करती हैं। तो लास्ट सॉल्यूशन आपका इमरजेंसी ही रहेगा। अगर आप पहले ट्राई कर लें तो आपके पेशेंट को दिक्कत कम होगी। ठीक है। और और अपने खाने पीने का ध्यान रखें, जैसे कि डायलिसिस में आपको क्या खाना है, तो आप ऐसे घर पे क्या खाओगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें। लाइट पोहा बना के खा सकते हैं, जैसे कि पोहा में सिर्फ हल्का सा नमक, हल्की सी चीनी डाल के, नींबू अवॉइड करें, और उसको थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे थोड़ा सा फुलौ दें, जिससे कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद में आप कढ़ाई में हल्का सा हींग डाल के और उसको ऐसे ही रोस्ट कर लें और अपना खा जाएं। ये तो क्योंकि ये लाइट स्नैक है, डाइजेस्ट भी हो जाता है, किसी भी टाइम आपको भूख लगी आप खा सकते हो, दिक्कत नहीं करता है। दूसरा, आप मूंग दाल को प्रेफर करें। मूंग दाल और रोटी खाएं। दाल थिक होनी चाहिए, भले ही थोड़ी सी खाएं पर थिक खाएं। पतली खाएंगे तो वो वाटर इनटेक बढ़ेगा। आपका चाय से भी वाटर इनटेक बढ़ता है, मतलब हर लिक्विड चीज़ से इनटेक बढ़ेगा। तो आपको बहुत सोच समझ के खाना है कि मैं क्या खाऊं जिससे मेरा पेट भी बढ़ जाए और मेरे शरीर में पानी भी कम जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब डायलिसिस में आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में डिफरेंस इतना आता है कि एक तो रिकवरी फेज जो होता है उसमें आपको प्रोटीन लेना पड़ता है, क्योंकि जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था उसके बाद मेरा वेट रह गया था 52 kg। मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी और आंखों के सामने एकदम से सब कुछ काला काला हो जाता था, क्योंकि कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई थी। ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो गया था, दिखाई भी नहीं देता। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि उनको ब्लड दिखाई देता है, ब्लड दिखता है, तो कि उन्हें स्पेक्स बनवाना चाहिए या नहीं। तो मैं उनको बता देती हूँ कि भाई ज़रूर बनवा लें स्पेक्स, अपने आई वाले डॉक्टर को दिखाएं, और जो भी आपका नंबर लगेगा आप लगवा लें। उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, उलझन देखने में उलझन लगती है, तो चश्मा क्या है आपकी मदद करता है। और दूसरी बात, अगर आपके कान में दिक्कत हो रही है, ठीक है, या आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इन्फेक्शन सा लग रहा है, रैशेस आ रहे हैं, या जो भी उस टाइम जो भी प्रॉब्लम होती है ट्रांसप्लांट के बाद, तो आप उनको अनदेखा ना करें। चाहे आँख की हो, चाहे कान की हो, चाहे मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन आ रहा हो, उस टाइम अनदेखा ना करें। जिसका जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है उनको आप अपना मतलब कंसल्ट कर लें, उस टाइम ज़रूर कर लें। बाद में 1-2 साल बाद आपको दिक्कतें होने शुरू होती हैं तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं करती हैं, और इतना ज़्यादा मतलब नहीं है कि दिखाना है। नहीं तो जैसे अब मुझे कोई दिक्कत होती है ना तो मैं कुछ दिन को टाल देती हूँ और मैं कहती हूँ अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो कुछ चीज़ें वाकई में अपने आप ठीक हो जाती हैं, पर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद शुरुआत में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस लगने के चांसेस रहते हैं। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है, तो और इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन चलती है, मतलब जितने सारे भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको ना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अट्रैक्ट करता है, आप ऐसे मानिए। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जो भी है मतलब हर चीज़ का साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और प्रोटीन इंटेक की बात करें तो मैं बता देती हूँ, प्रोटीन इंटेक उतना ही लें जितना कि ज़रूरी हो। जैसे कि हमारी जो इंडियन या वेजिटेरियन डाइट है, तो जो भारतीय खाना है वो बैलेंस है, ठीक है, वो बैलेंस्ड फूड की उसमें आता है, मतलब कि उसमें कहीं भी प्रोटीन
ज़्यादा नहीं होती है, ये ना कम होती है। एक बैलेंस डाइट है, अगर आप उसको खाते हैं तो आपको कहीं भी कैलोरी जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोटीन जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कितना खा लिया इतना रह गया। मतलब खाना क्या है, दाल चावल सब्जी रोटी, ठीक है। ये आप दोपहर में भी खाइए या आप रात में भी खाइए। दाल जरूर खाएं, दोनों टाइम खाएं। और स्टार्टिंग में कोशिश करें कि मूंग की दाल और मसूर की, लाल मसूर की दाल ये खाएं। ये इजी मतलब डाइजेस्ट करने में इजी रहती है। बाकी काली दाल जैसे कि उड़द दाल हो गई, काली मसूर दाल हो गई, ये काफ़ी बादी करती हैं, चना दाल हो गई, तो ये डाइजेशन में वैसे भी दिक्कत करती हैं, तो उनको स्टार्टिंग में ना खाएं। और जैसे कि अरहर की दाल हो गई, तो ये भी काफ़ी हैवी होती है, बहुत से लोगों को गैस भी बनाती है, तो इनको शुरुआत में अवॉइड करें। अरहर की दाल खाना है तो आप दोपहर में खाएं, रात को दाल को अवॉइड करें। ऐसी जैसे दही वाली चीज़ें हैं, दही है, छाछ है, इनको दिन में खाएं, रात में ना लें। चावल है, दिन में खाएं, रात में ना लें। इस तरीके से आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। बाकी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, और फिर भी अगर आपका कुछ रह गया हो, कुछ जानना हो, तो ऐसे मुझे तो मतलब एकदम से इतना सब याद नहीं आता है, तो आप अपना कमेंट में डालें कि मुझे ये दिक्कत है या ये मैं खा सकता हूँ कि नहीं, तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगी। तीसरा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका पार्टनर किडनी फेलियर है, उसका ट्रांसप्लांट होने वाला है, या किसी का ट्रांसप्लांट हो गया है, 4 या 6 साल हो गए हैं, तो क्या उनको शादी करनी चाहिए या नहीं, या कैसे क्या आगे का रहेगा, शादी कर ली तो बच्चे होंगे कि नहीं, कैसी लाइफ रहेगी आगे की। तो मैं इसमें फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप किसी की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप ज़रूर कोशिश करें। और वो एक ट्रांसप्लांट कैंडिडेट है, वो कोई ऐसा मरीज नहीं है कि आपको उसकी सेवा करनी है, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कोई ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं है, बस मेडिसिन चलती रहती है लाइफ टाइम, और वो अपने सारे काम कर सकता है, महिला हो या पुरुष हो, वो अपने सारे काम कर सकते हैं। वो आपके ऊपर किसी भी प्रकार से बोझ नहीं है। और अगर जिन्हें भी लगता है, कोई डाउट रहता है, तो मैं अपनी जर्नी डालती रहती हूँ टाइम टू टाइम, मेरे वीडियोज और शॉर्ट भी आते रहते हैं, तो आप उनको देखिए और मेरा रिकवरी पीरियड भी देखिए कि मैंने कैसे रिकवर किया है, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, कहाँ जा सकती हूँ कहाँ नहीं। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए और मेरी रिकवरी भी देखिए, और सोचिए क्या मतलब आपको शादी करनी चाहिए या नहीं। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, किसी की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि प्लीज़ आप आगे बढ़िए। और जो लोग डाउट में हैं वो खुद डिसाइड करें कि उनको क्या करना है। वैसे मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इशू नहीं है। आप शादी भी कर सकते हैं, आपके बच्चे भी होंगे, आप बच्चों की भी शादी कर सकते हैं, आप अच्छे प्रिकॉशन पे रहेंगे, मेडिसिन लेंगे, हाँ, तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगी, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रह सकते हैं। और कोई भी हेल्थ इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितना मुझे जानकारी होगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू।